aggregates of national income and related concepts. बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जितने भी हम एग्रीगेट फाइंड आउट करेंगे तो वो एग्रीगेट क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट, और वो कंसेप्ट कैसे रिलेट होते हैं वो एग्रीगेट को फाइंड करने के लिए, वो भी समझ में आएगा आपको. सबसे पहला नेशनल इनकम निकालने वाले जो बंदे थे वो उसका नाम था साइमन कुजनेट. साइमन कुजनेट से पहले यानी फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जब थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उस टाइम पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की पहली जहमत उठाई गई. उससे पहले कोई भी इतिहास में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है. नेशनल इनकम स्टार्ट ही हुआ साइमन कुजनेट के आने के बाद, दैट इज अराउंड 1920s. और आज हम जिसको हम जीडीपी बोलते हैं वही चीज होती है नेशनल इनकम. बट हाउ टू फाइंड अ नेशनल इनकम, हाउ टू फाइंड द इनकम ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन लिविंग इन अ नेशन, राइट. तो नेशनल इनकम को समझना पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन, राइट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट यू मीन बाय नेशनल इनकम, राइट. So let's understand the meaning of national income at first. The national income NI और national product जिसको हम NNP बोलते हैं, वो क्या है पहले उसकी डिफाइन समझते हैं, डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं. It is defined as the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country by the normal resident in an accounting year plus net factor income from abroad NFIA. पर ये सब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, राइट. देयर आर मेनी वर्ड्स दैट आर कंफ्यूजिंग इन नेचर. जैसे व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी, व्हाट इज एन अकाउंटिंग ईयर, राइट. सो सम क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर फाइनल गुड्स, व्हाट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या एक्चुअली, जो हम रहते हैं वही है या कुछ अलग है. फाइनल गुड्स क्या है, जो हम बाय करते हैं वही है या कुछ अलग है. हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोला जाता है, व्हाट इज एन अकाउंटिंग ईयर. तो ये सब सवाल जब तक हमको नहीं मिलेंगे वी कैन नॉट फाइंड द नेशनल इनकम. और यू कैन से व्हाट यू मीन बाय द लास्ट वर्ड NFIA. तो डेफिनेशन में इतने सारे वर्ड्स जो है जो कंफ्यूजिंग है, वही समझने के लिए ये चैप्टर बना है. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, नेशनल इनकम समझने के बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो पहला कंसेप्ट, सबसे पहला कंसेप्ट जो समझना है वो है गुड्स. क्या मतलब होता है गुड्स का और उसके टाइप्स कितने हैं. सो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गुड्स. सो गुड्स आर एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट. अगर हम जब गुड्स की बात करें तो उसका मतलब होता है एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, नेचुरल और मैन मेड, which can be seen, which can be touched and measured. But most importantly, it should command a price in the market. Goods उसी को बोला जाता है जो मार्केट में प्राइस को कमांड करे. This is what we call economic good. Goods includes both, remember, physical objects, that is tangible, and even intangible services. जैसे कि shipping, airlines, teaching, a doctor giving us services. So tangible and intangible दोनों को इकोनॉमिक्स में गुड्स बोला जाता है. याद रखिए, गुड्स अगेन a physical object, nature and man-made, or in not physical object like an intangible asset also, right? But most importantly, should command a price in the market. A good which command a price in the market is called economic good, and which does not, it's called non-economic good. याद रखिए, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक गुड्स का ही महत्व है, नॉन इकोनॉमिक गुड्स का कोई महत्व नहीं है. देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक गुड्स. सो आपको इकोनॉमिक गुड्स ही लेना है. इट मींस द गुड्स दैट कमांड द प्राइस इन द मार्केट. फॉर एग्जांपल, इफ योर मदर is making a roti for you, what do you think, is an economic good or non economic good? Yes, anyone? Non-economic. Non-economic. Why? Because it is not commanding any price in the market. It is just for you out of love and affection.
अभी गुड्स की हम जब बात कर रहे हैं तो उसके दो प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स. One we call as intermediate goods, another we call as final goods. So what are intermediate goods and what are final goods? Let's understand. The distinction is based on the end user or ultimate user is of great importance in national income accounting. यानी उसको यूज कौन कर रहा है ना, उसके ऊपर ये डिवाइड होता है कि वो गुड्स इंटरमीडिएट है या वो गुड्स फाइनल है. अगर वो यूज कंज्यूमर कर रहा है, डायरेक्टली कंजम्पशन के, तो फाइनल गुड्स बोले जाएंगे. पर वही चीज अगर वो यूज फैक्ट्री में हो रहा है फॉर रिप्रोडक्शन या फॉर रिसेल, तो वो इंटरमीडिएट बोला जाएगा. एग्जाम्पल बताता हूं. मैगी. मैगी अगर आप खुद बाय करते हो और खुद खाते हो तो इट इज ऑफ फाइनल गुड्स. पर वही मैगी अगर स्कूल या कॉलेज की कैंटीन में आती है फॉर रीसेल पर्पसेस, देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट. लेट्स अंडरस्टैंड इंटरमीडिएट फर्स्ट. They are those goods which are acquired for further production or for resale during the same year. For example, corn, अगर मक्का ग्रो करके अगर हम खुद ही कंज्यूम कर लेंगे तो वो फाइनल हो जाएगा. पर अगर यही मक्काई यही कॉर्न से कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए यूज हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट बोला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेट यूज नहीं हो रहा है, इट इज अक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन या फिर रिसेल के लिए. तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जैसे ये कॉर्न का कॉर्नफ्लेक्स बनता है and cornflakes are consumed by the consumer directly, it is called final goods. So they are those goods which are acquired for personal consumption and investment. These goods reach their final use. ये goods डायरेक्टली फाइनल यूजर को जाते हैं और इसीलिए उसको फाइनल गुड्स बोला जाता है. राइट. बट यहाँ पे दो वर्ड्स समझने के हैं. फाइनल गुड्स में भी दो वर्ड्स है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. So what is a consumption goods? For consumer purpose. What is the investment good? For investment purpose. Investment कंजम्पशन के कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट के गुड्स को एक और नाम दिया गया है जिसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हम पढ़ेंगे इसका. यानी फाइनल गुड्स में भी दो प्रकार है, हम आगे देखेंगे, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. पर समझ लेते हैं फाइनल गुड्स है कैसे. राइट. पहले हम डिस्टिंक्शन समझ लेते हैं और उसके बाद फाइनल गुड्स के प्रकार देखते हैं. वेरी क्विकली, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. Intermediate goods are goods that are used for production of other goods and services. जबकि फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है डायरेक्टली. रिमेंबर, इंटरमीडिएट गुड्स आर फॉर रीसेल, जबकि फाइनल गुड्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, वो रीसेल के लिए नहीं होता है. इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है, विद इन. जबकि फाइनल गुड्स रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर रहता है. राइट. अभी प्रोडक्शन बाउंड्री है क्या, पहले तो ये समझ लो. प्रोडक्शन बाउंड्री ऐसी कोई बाउंड्री होती नहीं है रियल में, मैं बताऊं ना. वो बोलते हैं कि प्रोडक्शन बाउंड्री यानी एक बाउंड्री बना दो और एक बाउंड्री के एक बाजू प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी बाजू नहीं हो रहा है. तो क्या ऐसा होता है? नो. लेट मी गिव एन एग्जांपल. जैसे कि मैं अभी टीच कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ बराबर, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ. सर्विस क्या है? आपके लिए गुड्स है, क्योंकि आप उसका पेमेंट करते हो मुझे फीस के तौर पे. तो फॉर यू इट्स अ गुड और दिस इज विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री आप बोलोगे. but at the same time right now I'm using a fan, I'm using a tube light. What is this? I'm outside the production boundary. तो ये तो सिर्फ कहने की बात है. ये जो बता रहे हैं ना, इंटरमीडिएट गुड्स आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये सिर्फ इमेजिनरी बाउंड्री है. यानी जब प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है, बस ऐसा समझ लो. सो इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज इन द प्रोडक्शन बाउंड्री क्योंकि वो उससे प्रोडक्शन होगा. एंड फाइनल गुड्स आर आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री, का मतलब वो कंजम्पशन के लिए पर्पस है, वो प्रोडक्शन के लिए नहीं है. राइट. समझ में आ रहा होगा आई होप. इफ कुछ भी समझ में नहीं आए प्लीज रेज योर हैंड इमीडिएटली बेटा. इंटरमीडिएट गुड्स द वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इंटरमीडिएट गुड्स यानी उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, जबकि फाइनल गुड्स यस द वैल्यू इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इसकी वैल्यू इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में.
इंटरमीडिएट गुड्स के हम कभी नहीं करते, राइट? बिकॉज तो फाइनल गुड्स का जो वैल्यू आएगा वही इंक्लूड होगा. इट इज नॉट कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर नेवर कंज्यूम बाय, क्योंकि वो फैक्ट्री यूज करता है या फिर कोई शॉप यूज करता है रीसेल के लिए, जबकि फाइनल गुड्स आर कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स. यस, और फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. एग्जाम्पल, मिल्क यूज इन स्वीट शॉप या फिर मिल्क फॉर रीसेल, लाइक दिस इज इंटरमीडिएट. बट अगर वही मिल्क अगर हम खुद घर के लिए लाए और घर में पिए तो इट्स अ फाइनल गुड्स. समझ में आ रहा है सबको? ये हो रहा है? यस सर. Yes. Okay. नाउ फाइनल गुड्स के भी दो प्रकार हैं, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स. ये फाइनल गुड्स के प्रकार है. फाइनल गुड्स में से अगेन 2 लाइंस आती है. कंजम्पशन गुड्स क्या है? तो कंज्यूमर कंजम्पशन करते हैं, उसके लिए कंजम्पशन गुड्स है. और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर फॉर रीइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. जैसे कि अगर ये कंप्यूटर मैंने बाय किया है तो कंजम्पशन है. फिर यही कंप्यूटर अगर ऑफिस में बाय होगा तो कैपिटल. दोनों ही एंड यूजर है, मैं बता दूं, दोनों ही एंड यूजर है. मैं भी एंड यूजर हूं और वो ऑफिस वाला भी एंड यूजर है. पर मैं मेरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले रहा हूं, पर वो किसके लिए ले रहा है? ऑफिस वाला इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके जो एम्प्लॉइज होंगे वो काम कर पाएंगे उसमें. So that will be called capital goods. So let's understand consumption goods and capital goods. First, consumption goods. They are those goods which are bought by consumers as final or ultimate goods to satisfy their wants directly. वो goods होते हैं जो consumer directly buy करते हैं, right? As a final or ultimate. और वो consumer के wants directly satisfy भी कर देते हैं. This includes what? Durable goods. यानी बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं, जैसे कि टेलीविजन है, कार है, रेडियो है, उससे कुछ नहीं होता लंबे अरसे तक. नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम पेरिशेबल गुड्स भी बोलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, ऑयल, मिल्क, वेजिटेबल, नॉन ड्यूरेबल. वैसे सेमी ड्यूरेबल आता है, वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, पर अगर वो गिर जाए तो टूट भी सकता है. जैसे कि क्रॉकरीज, यानी कांच की जो क्रॉकरी होती है ना घर पे, ग्लास के वेसल्स होते हैं, वो सेमी ड्यूरेबल है. वैसे ड्यूरेबल है, अगर उसको शोकेस में रखो तो लंबे अरसे तक रहेंगे, बट अगर हैंडल विथ केयर ना किया तो टूट भी सकते हैं जल्दी. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल. सर्विसेज, वो भी कंजम्पशन गुड्स है, जैसे कि बैंक ऑफिसर की सर्विस आप लेते हो, डॉक्टर की लेते हो, टीचर की लेते हो, दे आर ऑल कंजम्पशन गुड्स, राइट? और दूसरे एक गुड्स है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं? दे आर माकड़ નથી ને ઘરમાં માકड़. Sorry sir. What you're doing, Shubh? I'm shocked. आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो या कुछ और कर रहे हो? नहीं सर, वो मम्मी रूम में है. I'm very much shocked. Huh? This is not done. ऐसे तो कैसे आपको याद आएगा? They are those final goods which form the capital stock of a country. Capital goods से ही capital stock बनता है. For an example, अगर किसी इंडस्ट्री ने, बड़ी इंडस्ट्रीज ने अगर बड़े बड़े प्लांट्स रखा है तो उससे उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी. अगर बड़े हॉस्पिटल्स ने ऑक्सीजन प्लांट्स रखे तो उससे उनके पेशेंट्स बढ़ेंगे वहां. अगर सरकार ने बड़े ब्रिज और फ्लाईओवर की रचना की तो डेफिनेटली more cars will go on that. So this is what is creating. It is creating capital stock of a country. And when I talk about this capital stock of a country, it means capital stock का मतलब ही होता है investment. It means they're going to invest a lot of things in the country. Just hold on. I'll be coming in a while. Now, capital stock of a country means it will increase the productive capacity in the country at the end of the accounting year, and this will step up the production process. उसमें क्या क्या include होता है?
what it includes? It includes durable goods like car purchased by a, now these durable goods are purchased by not the family, but by whom? Well, by the office, by the business. वैसे स्टॉक ऑफ मटेरियल और सेमी मटेरियल जैसे कि वुड है, कलर है, whatever, right, they are buying or any raw materials, अगर वो इंडस्ट्री बाय करे तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, बिकॉज कैपिटल गुड्स से ही प्रोडक्शन बढ़ेगा. Such goods satisfy human wants but don't directly, they satisfy indirectly. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Now capital goods पे से ही आता है investment. So we need to understand what you mean by investment. We need to understand meaning and types of investment. Now investment means what? It means the same thing. It means the addition made to the stock of physical capital. Capital stock जो बोलते हैं ना, फिजिकल कैपिटल के स्टॉक को अगर बिल्ड करते हैं हम या एडिशन बनाते हैं तो उसी को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. सो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम भी है, इट्स कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन. रिमेंबर दिस. सच एज बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब इन्वेस्टमेंट है. और दूसरी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो दिस इज इन इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोलूं तो ये सब कैपिटल फॉर्मेशन है. तो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है द एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल. If you made addition to stock of physical capital, very one line definition, it is called investment. It is also called capital formation because it raises the productive capacity of the economy, right? यानी उसका दूसरा नाम है capital formation, क्योंकि capital form करता है, वो productive capacity को बढ़ाता है economy में. Now investment दो तरह के हैं, gross and net. अभी आपको पता है कोई भी चीज हम gross कब बोलते हैं? जब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हम नहीं करते. उसका मतलब ये होता है इट रिफर्स टू टोटल एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ अ फिजिकल कैपिटल बट इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. पर इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, तो क्या हो जाएगा? नेट. तो ग्रॉस और नेट को समझाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है. ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो वो नेट मिलेगा, और नेट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो ग्रॉस होगा. डेप्रिसिएशन है क्या? पर आप लास्ट ईयर अकाउंट्स में पढ़ चुके हो. इट मींस द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. अगर आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती है वेयर एंड टेयर होने की वजह से, राइट, या आउटडेटेड हो जाए इससे एक्सपेक्ट ऑब्सोलेंस की वजह से, तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो नेट मिलेगा, और नेट में से अगर मैं प्लस करूंगा देन ग्रॉस मिलेगा. क्लियर है इन्वेस्टमेंट? The next part is stock and flow. This is the last concept for today. Now, what is a stock and what is a flow? स्टॉक एंड फ्लो बहुत फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है जिसको हम इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ रहे हैं. स्टॉक मीन्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी चीज होती है उसको स्टॉक बोलते हैं. जैसे कि एक तालाब में एक पानी है पर हिल नहीं रहा है, वहीं का वहीं है फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. दिस इज न्यू कंसेप्ट. फ्लो यानी बहता हुआ पानी, कंटिन्यूस फ्लोइंग, इज नॉट स्टैटिक, इज मूविंग बट स्टिल द लेवल इज स्टिल द सेम, सो इट्स कॉल्ड फ्लो. इसमें एक फिलोसॉफी के साथ मैं जोड़ता हूं. जैसे कि गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस. आप वही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते. आप बोलोगे क्या गौतम बुद्ध पागल थे क्या? हम रख सकते हैं. बट व्हाट ही मीन्स टू से इज कि मे बी आप पैर तो रख सकते हो, मे बी वो नदी का पानी बदल गया होगा, क्योंकि बदल ही गया होगा, बह गया होगा पुराना पानी. तो क्या आप भी बदल गए होंगे क्योंकि आप अभी रखा और समय चला गया तो आप में भी परिवर्तन आ गया, राइट?
कहने का मतलब you cannot step in the same river twice. He was right. Why? Because the water has changed and even you have changed. And this is what we are all living in flow. हम सब बहाव में जी रहे हैं. किसके बहाव में? समय के बहाव में. So it's a kind of a philosophical concept जिसको इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है. ओके, यहाँ पे समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स में हर एक वेरिएबल जो है वो स्टॉक भी है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं वो फ्लो भी है. क्योंकि आप उसको दो नजर से देखोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको. समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. Stock means that quantity of an economic variable which is measured at a point of time. At a point of time, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप कोई भी चीज को देखते हो तो स्टॉक होता है. That means फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्टेचू करके मैं बोलूं कि स्टेचू फ्रीज, so that is a stock, right? At a point of time आप जैसे हो वैसे हो. But if I am observing you over a period of time, or flow is a quantity of an economic variable which is measured during a period of time, it is called flow. वो बहाव में है, right? वो कंटिन्यूस फ्लो में है. स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन. स्टॉक में कभी टाइम डायमेंशन नहीं होता. जबकि फ्लो, कोई भी चीज हम फ्लो से बयां करें तो वो ऐसे बयां कर सकती है, पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर ईयर. स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट. वो स्थिर कंसेप्ट है, वो जैसा है वैसा ही है. स्टॉक इज नॉट गोइंग टू चेंज. बट फ्लो ऑन द अदर हैंड इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. इट इज एवर चेंजिंग, एवर मूविंग, राइट? इट्स वेरी डायनामिक इन नेचर. Examples. This is a wealth, is a stock. Water in a tank, stock. पड़ा है. Inventories, stock. Capital, stock. But ये wealth के सामने अगर मैं बोलूं income per hour, per day या per month की income आपको बोलूं, it's a flow. Water in a stream, झरने में पानी बह रहा है, flow. Inventory stock है, पर change in inventory जब मैं बोलूं बदलाव आ रहा है inventory में तो flow है वो. कैपिटल स्टॉक है, पर इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन जब मैं बोलूं फ्लो है वो. ऐसा जरूरी है कि स्टॉक समझना अच्छा है, फ्लो समझना मुश्किल है, फ्लो समझना अच्छा है, स्टॉक समझना मुश्किल है. एक्चुअली दोनों इंटर रिलेटेड. नोट, देयर इज अ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो. इकोनॉमिक्स में हर एक चीज में स्टॉक एंड फ्लो में म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है. एग्जांपल, अगर आप कुछ विड्रॉ करते हो बैंक में से, सो द फ्लो ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑफ सेविंग्स, राइट? तो दैट इज मींस ये की सेंटेंस में फ्लो भी आ गया, स्टॉक भी आ गया. समझ में आ रहा है? यस सर. राइट, दैट्स इट. हम कल बाकी के कंसेप्ट्स देखेंगे.